मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव, सहआचार्य एबीएसटी, राजकीय महाविद्यालय केतली। माय डियर स्टूडेंट्स, कॉरपोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अंशों का निगमन एवं हरण के अंतर्गत आज अपनी चर्चा का जो विषय रहेगा वो है बकाया मांगे, कॉल्स इन एरियर्स। बकाया मांगों पर ब्याज, बकाया मांगों का लेखा, बकाया मांग खाता, चिट्ठे में निरूपण, अग्रिम प्राप्त मांगें, कॉल्स इन एडवांस, अंशों का प्रीमियम पर निगमन, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। अब शुरू करते हैं अपन बकाया मांगों से। कभी कभी अंशों पर विभिन्न मांगों की संपूर्ण देय राशि देय तिथियों तक प्राप्त नहीं हो पाती है। कुछ अंशधारी इनमें से एक अथवा कुछ मांगों की राशि नहीं दे पाते हैं। अंशधारी द्वारा विभिन्न मांगों की देय तिथियों तक न चुकाएगी राशि के योग की बकाया मांगे जो होती है वो कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं। अब है बकाया मांगों पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। यदि कंपनी ने अपने अंतर नियमों में इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी हो कि संचालक बकाया मांगों की राशि पर ब्याज वसूल कर सकते हैं, तो कंपनी अनुसूची फर्स्ट की सारणी एफ, टेबल एफ अपनाती है तो बकाया मांगों पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज वसूल कर सकती है। ब्याज की गणना भुगतान की नियत तिथि से भुगतान की वास्तविक तिथि तक की जाएगी। संचालक मंडल को बकाया मांगों पर ब्याज वसूल न करने अथवा ब्याज दर में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। बकाया मांग पर ब्याज कंपनी की आय है, अतः जब बकाया मांग पर ब्याज प्राप्त होता है तो इसकी पुष्टि इस प्रकार से की जाएगी: बैंक काउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स काउंट। और वर्ष के अंत में इसे लाभ हानि खाते में स्थानांतरित करने हेतु जो पुष्टि की जाएगी वो ये है: इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। अगला चलते हैं अपन बकाया मांगों का लेखा, काउंटिंग फॉर कॉल्स इन एरियर्स। बकाया मांगों का सामान्यतः कोई लेखा नहीं किया जाता है। ये बकाया मांगे अंशों की अलग अलग किस्तों के लिए खोले खातों यथा अंश आवंटन खाता, अंश मांग खाता आदि के डेबिट शेष के रूप में रहती है। इन खातों के डेबिट शेष का योग ही बकाया मांग राशि कहलाती है। फिर आता आपका बकाया मांग खाता। तो बकाया मांग खाता मतलब कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। कुछ लेखक इसके लिए अलग से पुष्टि कर सकते हैं। वो इस प्रकार से होगी: कॉल्स इन एरियर्स काउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट काउंट, टू शेयर फर्स्ट, सेकंड या फाइनल कॉल अकाउंट। फिर चलते हैं आगे, चिट्ठे में निरूपण। वर्ष के अंत में चिट्ठे में उक्त बकाया मांग राशि के योग को मांगी गई पूंजी में से घटाकर दिखाया जाता है। फिर चले आगे, आता अपना अग्रिम प्राप्त मांगे, कॉल्स इन एडवांस। कभी कभी कोई अंशधारी भविष्य में की जाने वाली मांगों का भुगतान पहले ही कर देता है। इस प्रकार प्राप्त राशियों का भुगतान मांग पर देय होने के पहले ही कर देने के कारण
इन्हें अग्रिम प्राप्त मांगे कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में अग्रिम राशियों की अग्रिम प्राप्त मांग खाते में अंतरित किया जाता है, जिसके लिए पुष्टि की जाती है बैंक काउंट DR टू कॉल्स इन एडवांस। प्राप्त की गई अग्रिम मांग राशि अंश पूंजी का भाग नहीं होती है, अतः इसे चिट्ठे में करंट लायबिलिटीज शीर्षक के उपशीर्षक अदर करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत कॉल्स इन एडवांस के नाम से दिखाया जाता है। ऐसी राशि पर लाभांश नहीं दिए जाते हैं। यदि अंतर नियमों में कोई व्यवस्था की हो तो अग्रिम प्राप्त राशियों पर ब्याज दिया जा सकता है। तो कंपनी द्वारा अनुसूची फर्स्ट की सारणी F टेबल F में अपनाई गई है तो अग्रिम प्राप्त राशियों पर 12% की दर से ब्याज दिया जाएगा। जिन भावी मांगों के संबंध में अग्रिम राशि प्राप्त हो चुकी है, भविष्य में उन मांगों के देय होने पर इस राशि का समायोजन कर दिया जाता। अग्रिम मांग राशि पर ब्याज की गणना ऐसी राशि की प्राप्ति तिथि से आगामी मांग की राशि के देय होने की तिथि तक की जाएगी। इसके संबंध में जो पुष्टि की जाती है, ब्याज चुकाने पर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस काउंट DR टू बैंक काउंट, और वर्ष के अंत में हस्तांतरण करने पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। फिर चलो अपना आता है अंशों का प्रीमियम पर निगमन। यदि कोई कंपनी अपने अंशों प्रतिभूतियों का निगमन अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर करती है तो ऐसे निगमन को अंशों का प्रीमियम पर या अधिमूल्य पर निगमन कहते हैं। और ये मैं पहले भी आपको अंशों का निगमन में सममूल्य प्रीमियम पर बट्टे पर वहाँ पर एग्जाम्पल सहित समझा चुका हूँ और फिर दोबारा बता रहा हूँ। यदि 100 रुपये अंकित मूल्य का अंश 115 रुपये में निगमित किया जावे तो 15 रुपये प्रीमियम होगा। अब आते हैं हम प्रीमियम की राशि का उपयोग। अंशों पर जो राशि प्रीमियम के रूप में मांगी जाती है उसे प्रतिभूति प्रीमियम खाते सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 उपधारा 2 के अनुसार अंशों पर प्राप्त प्रीमियम की राशि केवल इन कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। कौन कौन से? नंबर 1, कंपनी के सदस्यों को कंपनी के अनिगमित अंशों को पूर्णदत्त बोनस अंश के रूप में निगमित करने, कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने हेतु। तीसरा कह सकते हैं अंशों या ऋण पत्रों के निगमन संबंधी व्ययों, कमीशन, बट्टे को अपलिखित करने हेतु। नंबर 4, शुद्ध अधिमान अंशों अथवा ऋण पत्रों के शोधन पर चुकाए जाने वाले प्रीमियम की व्यवस्था करने हेतु। और लास्ट, स्वयं की प्रतिभूतियों की वापसी खरीद के समय उपयोग करने हेतु। प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग लाभांश वितरण के लिए नहीं किया जा सकता। यदि प्रतिभूति प्रीमियम का कोई भाग अंशधारियों को लाभांश वितरण करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो यह माना जाएगा कि कंपनी अपनी प्रदत्त पूंजी के कुछ भाग का भुगतान करके अंश पूंजी कम कर रही है। प्रतिभूति प्रीमियम खाते में जमा रकम कंपनी का पूंजीगत संचय माना जाता है। प्रतिभूति प्रीमियम संबंधी लेखा पुष्टियां। प्रीमियम जिस किस्त के साथ मांगा जाता है उस किस्त के खाते में किस्त की देय राशि प्रीमियम से डेबिट की जाती है और प्रतिभूति प्रीमियम खाते में केवल प्रीमियम की राशि ही क्रेडिट की जाती है। यदि प्रश्न में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है कि प्रीमियम राशि किस किस्त के साथ है
तो ऐसी स्थिति में प्रीमियम की राशि आवंटन के साथ मांगी गई समझी जानी चाहिए। चिट्ठे में प्रतिभूति प्रीमियम को प्रदर्शित करना। प्रतिभूति प्रीमियम खाता कंपनी के चिट्ठे में संचय और आधिक्य रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। यदि प्रीमियम की राशि का प्रयोग उपयुक्त मैंने जो कार्य बताए हैं किसी कार्य के लिए किया गया है तो ऐसे उपयोग का ब्यौरा चिट्ठे में अवश्य देना चाहिए। उपयोग की राशि को हमें कोष्ठक में ही दिखाना चाहिए। आज अपन ने इन 3 बातों पे चर्चा की। बकाया मांगें, कॉल्स इन एडवांस, अंशों का प्रीमियम पर निगमन, और इन बातों को अपन नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के द्वारा समझेंगे। मैं समझाने का प्रयास करूँगा और आप उसको समझना।